हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता है कि 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समकक्ष रूप से 10 सेंटीमीटर दूरी पर अलग अलग रख उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस D/f1 इंटू में f2। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/f बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 1/, देखिए ये हो जाएगा आपको इसको जो है ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 1/5 ये हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/4 है तो 100/4 कितना, 25, यानी 1/25 माइनस, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 10, तो 10/20 गुने 25, ठीक है, 10/20 गुने 25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/f जो है ये आ जाएगा कितना, 7/100। ठीक है, तब तो f बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 100/7, यानी ये हो जाएगा आपको 100/7 यानी 14.28, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 220 लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जो है में बहने वाली धारा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है यानी 100, देखिए VS इंटू IS बराबर होगा VP इंटू IP। ठीक है, तो VS यानी कितना है, तो 110 वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट पे कहता है कि 220 लाइन पे एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पे 2 एम्पियर, तो 110 पे कितना, 2 एम्पियर, तो कहता है आपको 220 वोल्ट पे कितना, ठीक है, कितनी धारा, तो मान लीजिए यहाँ पे I, ठीक है, यहाँ पे मान लिए I2, तो यहाँ से देखिए ये 2 मरतबे कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो I2 का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक जो है समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के जो है मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण द्वारा अनुगमित पथ की त्रिज्या जो होता है ये R बराबर होता है mv/b इंटू क्यू, यानी m जो है कण का द्रव्यमान है, v जो है कण का वेग है, b जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, q जो है कण का आवेश है। हम जानते हैं कि किसी कण का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो संवेग बराबर क्या होगा, m इंटू वी। ठीक है, संवेग बराबर m इंटू वी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी आवेशित कण के संवेग, आवेशित कण के संवेग। नेक्स्ट पता है कि मान लें कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्ष में t परिक्रमण काल से जो है विचरण कर रहा है, तथा यदि इन दोनों कणों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल r के पावर कितना, -5/2 के समानुपाती हैं तब। तो देखिए यहाँ पे जो है r यानी f समानुपाती r के पावर -5/2, तो फिर f समानुपाती 1/r के पावर 5/2। ठीक है, तो चूँकि अभिकेंद्रीय बल F बराबर होता है mv²/r, mv²/r। ठीक है, ये हो जाएगा आपको Gmm/r²। ठीक है, Gmm/r के पावर 5/2, r के पावर 5/2। ठीक है, यानी v² बराबर क्या होगा, Gm/r के पावर यहाँ पे -3/2। ठीक है, -3/2। ठीक है, या फिर आप इसे डायरेक्ट याद रखें कि t² समानुपाती होगा r के पावर 7/2। ठीक है, क्या होगा,
यानी टी स्क्वायर समानुपाती होगा आर के पावर 1 + 5/2। 1 + 5/2 यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर समानुपाती, ठीक है, आर के पावर 7/2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 115 देखिए, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतः क्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। तो यहाँ पे यदि देखें क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी वृत्तीय पथ का। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो है गतिमान है तो वृत्तीय पथ पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में अंतः क्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर जो है वह अनुसरण करता है वृत्तीय पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो देखिए, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता उस चालक पदार्थ की लंबाई एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता जो है ये चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तथा किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता यानी आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो L/A, ठीक है। आर बराबर होता है रो L/A, ठीक है। आर बराबर रो L/A, जहाँ आर क्या है तो चालक की प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, तो देखिए यहाँ पे है कि आर बराबर होता है रो L/A, ठीक है, रो L/A, जहाँ रो जो है चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता है या फिर प्रतिरोध, L जो है चालक या पदार्थ तार की लंबाई है और A जो है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता एक से अधिक यानी चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 117 है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए यानी विस्थापन। तो एकांक समय अंतराल में किसी पिंड अथवा वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को जो है उस पिंड अथवा वस्तु का वेग कहा जाता है। वेग समय अंतराल ग्राफ के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र पिंड अथवा वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे इस तरह से मान लीजिए यह समय, यह है वेग, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये सारे जो है क्या है, विस्थापन, क्या है, विस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है कि 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्रायः न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। तो 1/R बराबर होगा 1/R1 + 1/R2, ठीक है, + 1/R3 ... ठीक है। तो किसी परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ में न्यूनतम जो है समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त जो है होता है, ठीक है। इसीलिए इसको समांतर क्रम में जोड़िएगा। तो 1/R जो है ये आ जाएगा आपको कितना, 1.76। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी 1/2 + 1/4 + 1/1, ठीक है, इस तरह से। यानी तो देख लीजिए यानी 1/R बराबर 1/, कितना हो जाएगा 2 + 1/4 + 1/1 + 1/100, 1/, कितना होगा 100, 1/1 यानी 1/R जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1.76। तब तो R हो जाएगा आपको 0.57, ठीक है, जो कि ये जो है एक से क्या है छोटा है, <1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, कहा था कि परमाणु
का नाभिक धनात्मक होता है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला धनावेशित कण है। ठीक है, इस पर जो है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का धनावेश होता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला उदासीन कण होता है। इसी कारण से किसी भी तत्व के परमाणु का नाभिक सदैव धनात्मक आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में पाए जाने वाले नावेशित कण होते हैं। ठीक है, इन पर जो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेश होता है। ठीक है, और ये परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, तथा निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। 120 का होगा ए। ठीक है, किया गया कार्यपट्टा में धारा गुणित समय। ठीक है, तो देखिए अनंत पर मौजूद किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में जो है जितना कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर जो है विद्युत विभव यानी वोल्टेज कहलाता है। तो विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा में आवेश, यानी V बराबर होता है W/Q। ठीक है, तो Q बराबर होता है धारा गुणित समय, यानी आवेश बराबर धारा गुणित समय IT। ठीक है, तो विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा में धारा गुणित समय, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखना है कि किया गया कार्य बराबर होता है धारा गुणित समय। ठीक है, यानी W बराबर क्या होता है VQ। W बराबर किया गया कार्य बराबर होता है आपको यहाँ पे जो है विभव गुने आवेश। तो इसका होगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक, तो देखिए इसका होगा यहीं पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो श्वेत प्रकाश के 7 घटक रंगों में से बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग की प्रकाश किरण के लिए जो अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यदि प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य को बैंगनी रंग की प्रकाश किरण से लाल रंग की प्रकाश किरण की तरफ बढ़ाया जाए तो अपेक्षित प्रदीप्ति यानी चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, तो याद रखना है कि यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल, ठीक है, यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल तो रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक जो है पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो जो है यह हटाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी विवर्तन। तो देखिए जब प्रकाश अथवा ध्वनि तरंगे एक सीधी रेखा में चलते चलते किसी अवरोध से टकराती हैं तो अवरोध के किनारे पर एक लघु किंतु स्थिर कोण पर मुड़ जाती हैं तथा यह अवरोध की ज्यामिति छाया में प्रवेश कर जाती है। प्रकाश अथवा ध्वनि तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश या ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहते हैं। ऐसा पाया गया है कि लघु आकार के अवरोधों से टकराने के बाद तरंगें मुड़ जाती हैं, जबकि जब ये लघु आकार के छिद्रों से होकर गुजरती हैं तो ये फैल जाती हैं। ठीक है, सभी प्रकार जैसे ध्वनि, जल, विद्युत की तरंगों में विवर्तन की घटना होती है। यह होगा विवर्तन। ये कहता है कि दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। कौन सी मैदान को जो है गोली मैदान को पहले भेजेगी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यानी दोनों जो है जब दो गोलियाँ, देखिए यानी जब यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। कहता है कि दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं तो कौन सी गोली जो मैदान को पहले भेजेगी, तो दोनों गोली जो है एक साथ भेजेगी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए यहाँ पे दिया है बी, जो कि गलत है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम क्या होगा। देखिए अभिकेंद्रीय अगर यदि वृत्तीय गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या, ठीक है, दोनों को दुगुना कर दे त्रिज्या, तो अभिकेंद्रीय बल का परिणाम क्या होगा। तो देखिए ये जो है दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी पिंड पर लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण तथा पिंड पर वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर लगने वाला बल ये बराबर होता है v²/r, ठीक है। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा 2v/2r का होल 2v² v²/r, यानी क्या हो जाएगा तो 4v²/2r, ये 2 दूनी 4 यानी 2v²/r। तो अतः अभिकेंद्रीय त्वरण का जो परिमाण है वो पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा। तथा कौन सी जो है अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। तो देखिए 125 में यदि देखिए 125 देखिए तथा कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी विस्थापन अभिक्रिया 2Na + 2H2O 2Na + 2H2O ये बनाता है 2NaOH + H2, ठीक है। 2NaOH + H2 यानी सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करता है, देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए MgCO3 ये बनाता है MgO + CO2, ठीक है। यह जो है विघटन अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से 2 बन जाता है तो ये विघटन हो जाता है। जो 2H2 + O2 ये बनाता है 2H2O, ठीक है। तो ये जो है एक संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया है, 2 से 1 बन गया। लेकिन ये क्या है, तो ये है आपको विस्थापन। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि सोडियम जो है पानी, ठीक है, सोडियम जो है हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित सोडियम जो है हाइड्रोजन गैस को जो विस्थापित कर देता है। पता है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक जो है बनता है या बनाता है। तो 26 का देखें, यहाँ हो जाएगा, पता है कि डी ऑप्शन। देखिए कार्बन जो है पी ब्लॉक का एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p2 है। देखिए कार्बन जो है पी ब्लॉक का एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। एक परमाणु क्रमांक 6, ठीक है, एक एवं परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अपने बाह्य कोश में अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। कार्बन में पेंटेनेशन का गुण पाया जाता है। कार्बन 9 ही विद्युत ऋणात्मकता और 9 ही विद्युत धनात्मकता होता है। मुख्यतः संयोजी यौगिक बनाता है। संयोजी यौगिक में जो सहसंयोजी बंध यह पाया जाता है और सहसंयोजी बंध परमाणु जो है संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। फिर कहता है कि सोडियम कार्बोनेट एक जो है क्षारक लवण है क्योंकि वह लवण, तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि वह लवण कमजोर अम्ल तथा कहता है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, ठीक है, एक क्षारक लवण है क्योंकि वह लवण कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं जो है कार्बोनिक अम्ल के उदासीनीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिसमें NaOH एक प्रबल क्षार एवं H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। एक प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल से बनने के कारण Na2CO3 एक क्षारीय लवण है। क्वेश्चन में देखिए 128 तथा प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है। तो देखिए
प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती हैं, तो ये बनाती हैं आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो कृषि में बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को जो गैमेक्सिन के नाम से भी जानते हैं, जिसका IUPAC 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे यह है बेंजीन का संरचना सूत्र। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये इस तरह से प्लस 3Cl2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ठीक है, Cl 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 और Cl, यानी आप ये देख सकते हैं ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 29 नंबर है कि चूने को जलाने कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा आपको अपघटन प्रक्रिया। तो चूना को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया एक रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक छोटे अनुभार वाले यौगिक में टूट जाते हैं। ठीक है, तो CaCO3 इसको हीट करेंगे, ये बनेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अपघटन अभिक्रिया है। तो चूने को जलाने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया, तो ये हो जाता है आपको अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट, ये कहता है एक जो है घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। घोल में शामिल है HCl। क्या शामिल है, तो HCl। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कि अंडे के छिलके में CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो HCl विलयन से क्रिया करके कैल्शियम एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, चूने का पानी यानी लाइम वाटर जो कि COH2 का घोल होता है और CO2 से क्रिया करके अविलेय CaCO3 बनाता है, जिससे चूने का पानी दुधिया हो जाता है। अतः NaOH के 10 मिली घोल को जो HCl के 8 मिली घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन जो है पाया जाता है। यदि NaOH के समान 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए जो है HCl की मात्रा, तो देखिए 10 NaOH में कितना जो है HCl है, तो 8 है। ठीक है, हमको कहता है कि 20 ml NaOH में कितना HCl होगा, तो देखिए 20 जो है 10 का कितना गुना है, 2 गुना, तो 8 भी जो है 8 का 2 गुना कितना होगा, 16। 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं तनुता के नियम से M1V1 बराबर होता है M2V2। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 16 मिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है कि pH जो है पेपर पर तरल नमूने की जो है एक बूंद डाली जाती है। यह देखा गया कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है, तरल नमूना है। अब देखिए, अब यदि यह नीला हो जाता है तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको C यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए pH पेपर अम्ल क्षार सूचक होता है जो कि अम्लीय माध्यम में लाल एवं क्षारीय माध्यम में नीला रंग देता है। अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में नीला।
चूँकि NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, अतः जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल pH के साथ नीला रंग देगा। ये क्षारीय होता है और क्षार जो है नीले क्षार जो है अब देख सकते हैं pH पेपर अम्ल जो है क्षार सूचक होते हैं, जो अम्लीय माध्यम में लाल, ठीक है, और क्षारीय माध्यम में नीला रंग देता है, ठीक है। चूँकि NaOH जो है एक क्षारीय पदार्थ है, अतः सोडियम कार्बोनेट का घोल pH पेपर के साथ नीला रंग देगा। तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन। तो देखिए, खट्टे पदार्थों एवं फलों में खट्टापन अम्लों की उपस्थिति के कारण टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे नींबू और संतरे में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है कि Na2CO3 × 10⁻² को कहा जाता है। Na2CO3 × 10⁻² को कहा जाता है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो याद रखना है, Na2CO3 × 10⁻² का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। सामान्यतः इसे धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका निष्कर्षण जो है सोडियम अधिक मृदा में पाए जाने वाले पौधों की राख से किया जाता है, अतः इसे सोडा एस भी कहा जाता है, ठीक है। तो Na2CO3 × 10⁻², इसको कहते हैं धोवन का सोडा, ठीक है, धोवन का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए, कहता है रसायन में pKa का अर्थ क्या है? तो लघु गणितीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ होता है लघु गणितीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। किसी अम्ल के जो है वियोजन स्थिरांक के नकारात्मक लघुगणक को pKa से चिन्हित करते हैं। Ka बराबर होता अम्ल का वियोजन स्थिरांक। देखिए, रंगहीन स्पीसीज है, तो ये है आपको Na3VO4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीसीज यानी VCl3 में V की ऑक्सीकरण संख्या +3 और एवं V3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, अतः यह रंगहीन होगा। VOSO4 में V की ऑक्सीकरण +4 और V4+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, ठीक है, अतः यह रंगहीन होगा। Na3VO4 में V की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, ठीक है, और V5+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी, अतः यह रंगहीन होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा Na3VO4। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। तो देखिए, जर्मन सिल्वर कॉपर की, ठीक है, जर्मन सिल्वर कॉपर यानी तांबा की एक मिश्र धातु है, जिसमें लगभग 60% कॉपर, 20% निकेल और 20% जिंक पाई जाती है। जर्मन सिल्वर में धातु नहीं पाई जाती। तथा कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कोल्बे की, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो कोल्बे जो है विद्युत अपघटन विधि द्वारा, ठीक है, इस विधि द्वारा जो है प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम या पोटेशियम के लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया जाता है, लेकिन मीथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, देखिए डी ऑप्शन, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तथा पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान, तो ये है आपको हरित लवक, ठीक है। तो पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान हरित लवक है। हरित लवक पत्ती की कोशिकाओं में विद्यमान एक प्रकार का कोशिकांग है। इसमें क्लोरोफिल नाम के हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक संचलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को पेरिस्टाल्टिक संचलन कहते हैं। यह एक प्रकार की आंतरिक गतिविधि है जो भोजन को भोजन नली द्वारा मुख्य रूप से जो है पेट में होते हैं वे भोजन के पाचन के बाद जो गुदादार तक पहुंचने में मदद करती हैं। इसमें भोजन नली की दीवार के मांसपेशियों का बारी बारी से संकुचन और विस्तार जो होता है जिससे भोजन को आगे बढ़ाया जाता है। तथा मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका। ठीक है, तो मनुष्यों में गुर्दे को, ठीक है, मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या है, मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी मांसपेशियों की नलिकाएं होती हैं जो लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर यानी 8 से 10 इंच लंबी होती हैं। ये गुर्दे के ऊपरी सिरे पर और मूत्राशय के निचले सिरे पर जुड़ी होती हैं। ये मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अलवंज जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास 6.5 से 7.0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलवंज जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए उपयुक्त पीएच परास सीमा वह है जो उनके वातावरण के साथ संतुलित हो। अलवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जल का पीएच आमतौर पर 6.5 से 7.5 के बीच होता है। ठीक है, इस परास सीमा में अलवणीय जलीय पौधे एवं जानवरों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता उपयोगिता अधिकतम होती है। इस परास सीमा में विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 142 का हो जाएगा कितना, 6.5 से 7.5। कहता है कि कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है। इसका कारण है कि कच्चे फल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पकने के दौरान क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं जो विभिन्न रंग के होते हैं और फलों के पकने का सूचक होते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन होता है आपको खाद्य रिक्तिका। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। खाद्य रिक्तिका वह संरचना है जो अमीबा के शरीर में भोजन को ग्रहण करने और पचाने के लिए बनती हैं। अमीबा अपने पादप का उपयोग करके भोजन को अपने आसपास से पकड़ता है और उसे अपने शरीर के अंदर ले जाता है, जहां खाद्य रिक्तिका में पाचन रस उत्सर्जित होता है जो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में। 145 है कि कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये है आपको बी, यानी वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जो है सहायता करते हैं। कहता है कि पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है तो वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो देखिए, रसधानी जो है पौधों की कोशिकाओं में विद्यमान एक प्रकार का कोशिकांग है जो तरल पदार्थ से भरी होती हैं। रसधानी के कई कार्य हैं जिसे वे भोजन, पानी, विषाक्त अपशिष्ट, रंगीन पदार्थ आदि को संग्रहित करते हैं। वे कोशिका को स्फीति और आकार देते हैं। ठीक है, वे कोशिका के अंदर और बाहर के बीच तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखते हैं। वे कोशिका के अंदर भोजन का पाचन करती हैं। रसधानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता नहीं करती हैं। तो रसधानी जो है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता नहीं करती। रेनवियर के नोड पाए जाते हैं तो तंत्रिका कोशिकाओं में। देखिए, रेनवियर के नोड पाए जाते हैं, ये जो है
रेनवियर के नोट पाए जाते हैं। यहाँ पे दिया है कि देखिए, रेनवियर के नोट तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष जो तंतु पर पाए जाते हैं। ये वे सूक्ष्म छिद्र हैं जो आच्छादी तंत्रिका तंतु में, ठीक है, श्वान कोशिकाओं के माइलिन आवरण के बीच होते हैं। ये तंत्रिका आवेग के जो है सल्टेशन की अनुमति देते हैं, जिससे तंत्रिका आवेग की गति बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, रेनवियर के नोट पाए जाते हैं। रेनवियर के नोट पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं। देखिए, पक्षियों व सरीसृपों के बीच की जो अप्राप्त करी ये कहलाती है आर्क्योपेटेरिक्स। तो देखिए, पक्षियों और सरीसृपों के बीच की अप्राप्त करी आर्क्योपेटेरिक्स हैं। आर्क्योपेटेरिक्स एक जुरासिक काल का प्राणी था, जिसमें दोनों पक्षी एवं सरीसृप वर्गों के लक्षण मौजूद थे। आर्क्योपेटेरिक्स में चोंच, पंख, पैरों की संरचना आदि पक्षियों के समान थे और पूंछ, शरीर पर रोम आदि सरीसृपों के समान थे। क्वेश्चन नंबर 148। देखिएगा, डेंगू बुखार का कारण। डेंगू बुखार का कारण क्या है? वो आरएनए धारक अरबोवायरस, ठीक है। देखिए, डेंगू बुखार का कारण आरएनए जो धारक अरबोवायरस है, जिसे डेंगू वायरस के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू वायरस के 4 प्रकार होते हैं, DENV 1, 2, 3 और 4। ये वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलते हैं। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ी में दर्द शामिल, ठीक है। तो डेंगू बुखार का कारण है आरएनए धारक अरबोवायरस। नेक्स्ट है कि नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है संवहनी पेड़ा के ठीक अंदर। तो द्वितीय जाइलम देखिए, यहाँ पता कि द्वितीय जाइलम वह जटिल ऊतक है जो पौधों के तने और जड़ में द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनता है। द्वितीयक वृद्धि तब होती है जब संवहनी कैम्ब्रियम नामक एक विभोजोतकी ऊतक सक्रिय होता है, ठीक है, और अपने आसपास के ऊतकों को विभाजित करता है। यह द्वितीय जाइलम द्वितीयक फ्लोएम बनाने के लिए जिम्मेदार है। नवीनतम द्वितीयक जाइलम संवहनी जो है कैम्बियम के ठीक अंदर पाया जाता है। तथा तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा खाली स्थान कार्य किया जाता है। तो उत्सर्जन, तो देखिए, तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं का मुख्य कार्य उत्सर्जन है। ये नलिकाएं शरीर के अन्य ऊतकों में बने नाइट्रोजनी अपशिष्टों और अनावश्यक लवणों को हीमोलिम्फ से अलग करके यूरिक अम्ल में परिवर्तित करती हैं। ये उत्सर्जित पदार्थ फिर जो है आहार नाल की कक्षा में भेजे जाते हैं, जहाँ से वे मल के साथ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। ये नलिकाएं जो है मध्य आंत और पश्च आंत में जंक्शन पर स्थित होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।